हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे, काफी अच्छे तरीके से आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी चल रही होगी। तो जैसे कि हमारा ऑलरेडी एंड गेम सीरीज चल रहा है, जहां पे हम लोग फाइनल सजेशंस आपको हम दे रहे हैं, जो हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका अपलोड होता जा रहा है समय समय पर, ठीक है। बट उससे पहले आपका एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन था जो कि काफी ज्यादा रिपीट हो रहा था कमेंट सेक्शन में, और वो ये था कि भैया न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है फिजिक्स में, उसका कुछ सोल्यूशन बताइए। सो ये कमेंट जब मेरे पास पहला बार आया था, मैंने तभी रिप्लाई किया था कि हाँ मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा प्रॉपरली, बट मुझे थोड़ा समय लगेगा क्योंकि काफी सेंसिटिव टॉपिक है। हम इसमें कुछ भी आपको नहीं बता सकते हैं, काफी ज्यादा सोच फिक्र करने की जरूरत है कि आखिर आप किस जगह पे लैग कर रहे हो जिस वजह से आप न्यूमेरिकल नहीं बना पा रहे हो फिजिक्स में। क्योंकि न्यूमेरिकल फिजिक्स में काफी इजी पार्ट होता है। न्यूमेरिकल एक ऐसा पार्ट है, बेसिकली क्लास 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल बहुत ही इजी है क्लास 10th में। अगर वो आपसे नहीं बन पा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप बेसिक चीजें हैं या कुछ ऐसे कंसेप्ट जो आप मिस आउट कर रहे हो जिस वजह से आप नहीं बना पा रहे हो। तो उन्हीं सारी चीजों को हम लोग इन डिटेल इस वीडियो में जानेंगे कि क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से आप नहीं बना पा रहे न्यूमेरिकल को, एंड देन एक एक करके हम उनका सॉल्यूशंस भी यहाँ पर फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड है हमारा। पहले पार्ट में हम समझेंगे प्रॉब्लम कहां पर है, सेकंड पार्ट में उसी प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। तो बिना किसी इंतजार के ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आमिर, आप सभी का स्वागत है प्यारे यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई पर। तो देखिए फिजिक्स में क्या होता है ना, फिजिक्स में ब्रॉडली दो कैटेगरी के बेसिस पर न्यूमेरिकल्स बनाए जाते हैं। ये चीज हमें पहले समझना होगा, ठीक है। फिजिक्स में ब्रॉडली दो ही कैटेगरीज होते हैं जिसके बेसिस पर न्यूमेरिकल्स यहाँ पे बनाए जाते हैं। पहला हो गया लॉस के बेसिस पर, यानी फिजिक्स में जितने भी लॉज हमारे दिए गए हैं उनके बेसिस पर ही उनका जो लॉस का जो फॉर्मूला बनता है, मैथमेटिकल फॉर्म जो होता है, उसके बेसिस पर ही न्यूमेरिकल्स हमें दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए, ताकि वो जो लॉ है उनका हम एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहीं ना कहीं समझ पाए न्यूमेरिकल को बना करके। अब हम अपने सिलेबस की अगर बात करेंगे तो सेकंड चैप्टर जो हमारा है बिहेवियर ऑफ गैसेस, वहां पर टोटल 3-4 लॉज हमारे पास है, यानी कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ। फिर उन तीनों का कंबाइंड फॉर्म पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हमारे पास आता है। एक पीवी इज इक्वल टू केटी भी आता है, जो कि हमारा बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ का सिर्फ और सिर्फ कंबाइंड फॉर्म है। जब हम थर्ड चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो वहां पे हमारे पास है केमिकल कैलकुलेशन, जहां पे हमें देखने को मिलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, और उसके बेसिस पर भी एक इक्वेशन हमें फॉर्म करके दे दिया गया है कि एक रिएक्शन में हम जितना रिएक्टेंट ले रहे हैं हमें प्रोडक्ट भी उतना ही मिलेगा, यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। अब इसको बेसिस बना करके ही इसी बुनियाद पर हमें न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए, बस। इसके अलावा दूसरा कैटेगरी में बनता है कुछ कंसेप्चुअल चीजें होती हैं जिसके पीछे लॉज नहीं काम करती हैं, बट कुछ कंसेप्चुअल चीजें हैं जो एज ऑब्जर्वेशन हमें पता चलता है फिजिक्स में, तो उसको बना करके एक फॉर्मूला बना दिया जाता है। तो उस फॉर्मूला की बेसिस पर ही हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा होता है। जैसा कि मैं आपको बताऊं तो जो हमारे पास एक चैप्टर है लाइट, तो लाइट चैप्टर में हमारे पास ये जो होता है, जहां पर हमारा एक आता है इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ, इनके बीच का जो रिलेशन है 1/v + 1/u = 1/f, तो इसके बेसिस पर भी हमें न्यूमेरिकल दे दिया जाता है। सेम उसी तरीके से करंट वाले चैप्टर में जो रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस का जो डिपेंडेंसी होता है, किस तरीके से वो लेंथ पे डिपेंड करता है, किस तरीके से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रहे हैं, उसके बेसिस पर भी जो एक फॉर्मूला हमारे पास, फॉर्मूला नहीं कह सकते उसे, एक जो एक्सप्रेशन बाहर निकल के आ जाता है R = ρl/a, उस बेसिस पर भी हमें न्यूमेरिकल फॉर्म करने के लिए दे दिया जाता है। देन एक हमारा फिर रेजिस्टेंस के बेसिस पर एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो वो एक तरह का कंसेप्चुअल चीज है, वो कोई लॉ के ऊपर बेसिस नहीं बनाया गया, बट एक कंसेप्चुअल चीज है जिसको फॉर्म, एक बुनियाद बना करके हमें न्यूमेरिकल सर्कल दे दिया जाता है सॉल्व करने के लिए। और न्यूमेरिकल और कुछ भी नहीं है, एक्चुअली वो मैथ्स है जो हमें सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। सो ये दो ब्रॉडली कैटेगरीज हो जाते हैं। अब अगर आप ये दोनों कैटेगरीज में लैग कर रहे हैं या दोनों में से किसी एक कैटेगरी में लैग कर रहे हैं, तो पहले तो आप ये कमेंट करके बताइए कि मुझे किस में प्रॉब्लम होता है एक्चुअल में, कि आप लॉ वाले में ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है या फिर जो कंसेप्चुअल चीज है उसमें प्रॉब्लम हो रहा है। उम्मीद है आप तो ये चीज सब डिफरेंस समझ गया होगा अभी तक। तो कमेंट करके जरूर बताना कि भैया हमें दोनों में प्रॉब्लम थी या फिर दोनों में एक में ही प्रॉब्लम थी, ये चीज जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि एक्चुअल में आप बना क्यों नहीं पा रहे हो। तो एक्चुअल में आप बना इसलिए नहीं पा रहे हो कि पहला आपको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि सवाल बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। दो ही रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह कर आप लैग कर रहे हो उसको नहीं बनाने में। पहला रीजन ये कि आप सवाल को समझ ही नहीं पा रहे हो। सवाल को नहीं समझने का सिंपल रीजन ये है कि आप लैंग्वेज का बैरियर है आपके पास, सवाल नहीं समझ पा रहे, इसका मतलब लैंग्वेज बैरियर है। यानी कि अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आपको इंग्लिश के ऊपर थोड़ा काम करने की जरूरत है ताकि आप उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पाओ। हिंदी में हो तो हिंदी पे काम करो, उर्दू में हो तो उर्दू में काम करो, बंगाली में तो बंगाली में काम करो, एज पर जो भी आपका फर्स्ट लैंग्वेज है जिसमें भी आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हो। ये बेसिक प्रॉब्लम मैंने देखा है स्टूडेंट्स के बीच में, उनका लैंग्वेज में प्रॉब्लम होता है जिस वजह कर वो क्वेश्चन पढ़ के उनका मतलब नहीं समझ पाते। तो जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ करके उसका मतलब ही नहीं समझ पाओगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सको, क्योंकि आपको प्रॉब्लम समझ में ही नहीं आई है तो आप उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करोगे। सिंपल सा रीजन है।
सेकंड रीजन ये होता है स्टूडेंट्स के बीच में ये कि वो क्वेश्चन का, अब किसी को क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाता है तो वो ये फाइंड आउट नहीं कर पाता कि एक्चुअल में इस क्वेश्चन में कौन सा लॉ यूज हुआ है या फिर कौन सा फॉर्मूलाज हमें इसे बनाना है, ये फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग अब जानेंगे। पहला जो प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन आपके हाथ में ही है, वो आपको खुद पे ही ठीक करना होगा थोड़ा सा लैंग्वेज के ऊपर काम करके। ठीक है, और दूसरा जो प्रॉब्लम है यानी कि आप क्वेश्चन पढ़ लेते हो बट आपको मतलब भी समझ में आ रहा है कि ठीक है हमें ये चीज तो करना, बट आप इसमें आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि भैया ये एक्चुअल में किस लॉ के बेसिस पर ये क्वेश्चन है या एक्चुअल में कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। ये बेसिक प्रॉब्लम है जो फंडामेंटल है, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेस करते हैं। मैंने 12th तक स्टूडेंट्स को पढ़ा रखा है, 11 12 तक फिजिक्स पढ़ा रखा है, मुझे पता है ये प्रॉब्लम होती है और ये कॉमन प्रॉब्लम है क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था 11 12th में देन मुझे भी ये प्रॉब्लम होती थी। मैं भी टीचर से पूछा करता था भाई सर ये बताइए एक्चुअली मैं समझ जा रहा हूँ क्वेश्चन बोल क्या रहा है बट ये समझ नहीं आता है कभी कभी कि यहाँ पे ये कौन सा लॉ का ये क्वेश्चन है, कौन सा लॉ से सॉल्व होगा या कौन सा फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। तो अगर मैं अभी तक यहाँ पे जो बातें कर रहा हूँ ये बिल्कुल आपसे रिलेट कर रही है तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए कि हाँ कि आपने जो बताया है बिल्कुल यही प्रॉब्लम होती है हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ठीक है, ताकि अब जो मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ वो इसके अकॉर्डिंग ही है और वो सोल्यूशन आपको 100% हेल्प करने वाली है। तो यहाँ पे ये जो सोल्यूशन होगा ये बेसिकली एकदम प्रिसाइज वे में सिर्फ और सिर्फ बंगाल बोर्ड जो हमारा क्लास 10th का सिलेबस है फिजिकल साइंस का उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा सारे लॉज ऑफ फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग कि कैसे उसको आपको टैकल करना है। ठीक है, आइए देखते हैं एक सिंपल सा चीज। हमने आपको बता दिया कि हमारे पास टोटल यहाँ पर बिहेवियर ऑफ गैसेस में 3-4 हमारे पास लॉज दे दिए गए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इनडायरेक्टली समझ लेते हैं। अब हम कैसे समझेंगे कि जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है वो बॉयल्स लॉ का ही क्वेश्चन है या फिर चार्ल्स लॉ का क्वेश्चन है। ठीक है, आपके लिए सिंपल सा मैं एकदम सिंपल सी चीज बता रहा हूँ। जहां पर भी आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन में दिखता है कि भैया ये टेम्परेचर पूछ रहा है, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, मास, नंबर ऑफ मोल्स के बारे में अगर बात हो रहा है तो आप समझ जाना ये क्वेश्चन आया कहां से, ये क्वेश्चन आया बिहेवियर ऑफ गैसेस। इस बात को नोट करके रख लो। अब बिहेवियर ऑफ गैस से ही अगर ये क्वेश्चन आया है देन उसमें से कौन सा हो सकता है ये हमें फाइंड आउट करना, वो कैसे करेंगे उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला हमारा बॉयल्स लॉ हो सकता है या फिर चार्ल्स लॉ हो सकता है। ओके, चार्ल्स लॉ। देन इसके बाद हमारे पास एवोगाड्रोस लॉ है। एवोगाड्रोस लॉ पे न्यूमेरिकल्स काफी रेयर पूछे जाते हैं बट हाँ पूछे तो जाते हैं। एवोगाड्रोस लॉ ये तीन ही है, इसके अलावा गेल-लुसक लॉ है बट उसके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते। देन हमारा इन तीनों को कंबाइन करके जो हमने इक्वेशन बना रखा है रियल गैस इक्वेशन जिसको हम कहते हैं प्यार से PV = nRT, और एक और रिलेशन हम कह सकते हैं PV = KT जो कि हमने सिर्फ इन दोनों को कंबाइन करके बना रखा है। ठीक है, अब देखो लॉ में हम क्वेश्चन में कैसे पहचानेंगे कौन सा लॉ का क्वेश्चन है। सिंपल चीज है, अगर हमारे पास बॉयल्स लॉ में अगर हम जाते हैं तो बॉयल्स लॉ हमें क्या कहता है कि जो हमारा वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर का। हम प्रेशर बढ़ाते हैं वॉल्यूम कम होता है, प्रेशर कम करते हैं वॉल्यूम बढ़ जाता है। बट यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट क्या क्या चीज होती है, एक हमारा जो मास होता है हम उसे प्यार से कांस्टेंट रख देते हैं। देन हमारा जो टेम्परेचर होता है हम उसे भी प्यार से कांस्टेंट रख देते हैं। तो अगर हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है और हमें पता चला है कि उसमें टेम्परेचर वॉल्यूम प्रेशर की बात हो रही है तो सबसे पहला हमारा काम होगा ना, फर्स्ट स्टेप हमें ये करना है, हमें ये देखना होगा क्वेश्चन में किन किन चीज को कांस्टेंट रखा है। ठीक है, फर्स्ट काम हमारा ये है कि हमें ये फाइंड आउट करना होगा, फाइंड आउट दी कांस्टेंट। फाइंड आउट, लिख लो इन सारे पॉइंट्स को, फाइंड आउट दी कांस्टेंट्स। ठीक है, हमें सबसे पहले ढूंढेंगे कि क्वेश्चन में किस चीज को कांस्टेंट बोला गया है। उर्दू में बोलेंगे तो मुअय्यन, ठीक है, कांस्टेंट बोला गया है ये हमें पता करना होगा वहां पर। अब अगर हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें बोला गया कि मास और टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब वो क्वेश्चन बॉयल्स लॉ का है। अब बॉयल्स लॉ का अगर क्वेश्चन है तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं यहाँ पर हमारे पास बॉयल्स लॉ का एक्सप्रेशन क्या बनता है, P1V1 = P2V2। अगर वो बॉयल्स लॉ का क्वेश्चन इतना समझ में आए कि मास और टेम्परेचर दोनों ही कांस्टेंट है तो बॉयल्स लॉ का ही क्वेश्चन है, ये 100% हमने कंफर्म कर लिया। अब बनना किससे, इस वाले एक्सप्रेशन से ही वो बनेगा। अब इस वाले एक्सप्रेशन से बनेगा, इसका मतलब सर भैया एक चीज क्लियर हो जाता है, हमें वो या तो इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल प्रेशर देगा, अब फाइनल में दोनों में से कोई एक चीज दे देगा, पूछेगा भाई 4 में 3 चीज तो वो देगा, चौथा पूछेगा। ऐसा कर नहीं सकता कि 2 दे दे और 1 पूछ ले। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। तो ये हम बहुत आसानी से समझ लेंगे वो क्वेश्चन बॉयल्स लॉ का है। अंदर हमें सिंपल जो न्यूमेरिकल डाटा दिया है हम वो फाइंड आउट करेंगे, इनिशियल प्रेशर है कि इनिशियल वॉल्यूम है कि फाइनल प्रेशर है। हमें 3 चीज पता चला, निकालना क्या, फाइनल वॉल्यूम, 3 चीज का वैल्यू पुट करेंगे, बाकी तो मैथ से यहाँ से सिंपल सा चीज है, उतना जोड़ घटाओ जब तकसीम यानी कि डिवाइड वगैरह आता ही है हमें, वो तो हम कर ही लेंगे। ठीक है, सेकंड हमारे पास आता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ का रिलेशन है वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में। इन्होंने कह रखा है कि मास इनके में भी कांस्टेंट है। ठीक है, मास एंड प्रेशर इनके पास कांस्टेंट है। तो अगर हमें क्वेश्चन में ये देखने को मिलता है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि एट गिवन मास, ओके, एक चीज देखो, अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो तो इंग्लिश में आप देखो गिवन मास,
ओके ये एक वर्ड, एक तो डायरेक्ट वो बोल देंगे कांस्टेंट वर्ड, तो आपको समझ में आ जाएगा कांस्टेंट। अगर वर्ड में ऐसा वर्ड यूज किया जाए गिवन मास, ये गिवन टेम्परेचर, तो गिवन माने आपको दे दिया गया है, आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते हो, तो वो भी कांस्टेंट ही होता है। ये वर्ड में सिर्फ खेला होता है, ठीक है। कांस्टेंट, एट गिवन मास या फिर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दोनों का मतलब सेम निकलता है। इसका मतलब वो बोल रहे हैं कि ये चीज कांस्टेंट है, इस पर फिक्स्ड है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। इसके अलावा एट फिक्स्ड, ये भी एक वर्ड हमारा यूज होता है क्वेश्चन में। ये तीन तरीके से आपको थोड़ा सा बहकाने के लिए या भटकाने के लिए यूज किए जाते हैं। तीनों का मफहूम सेम निकलता है, नहीं कि मीनिंग सेम होता है। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं गौर कर लिया कि भाई मास और प्रेशर कांस्टेंट, इसका मतलब 100% वो क्वेश्चन चार्ल्स लॉ से है। और चार्ल्स लॉ हमें सिंपल कहता है कि V1 T1 1 मिनट सॉरी, ये तो डायरेक्टली रिलेशन है तो डिवाइड में आएगा, V1 by T1 इज इक्वल टू V2 by T2। ओके, ये होगा। अब इसमें भी सेम केस, तीन केस तो वो आपको दे देंगे, या तो इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल में दोनों में कोई एक देंगे, या फिर फाइनल का दोनों देंगे, इनिशियल में से कोई एक दे देंगे। और चौथा आपसे पूछना है, यहाँ से फिर मैथ्स का काम डिवाइड मल्टीप्लाई करना है हमें सिंपल, वो हमारा सॉल्व हो जाएगा। होप सो यहाँ तक सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। इसके बाद एवोगैड्रोस लॉ। देखो एवोगैड्रोस लॉ का क्या कंसेप्ट है, वो सिंपल बोलते हैं इक्वल वॉल्यूम इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होंगे। इनके ना गैस में सॉरी इनके लॉज में तीन चीजें कांस्टेंट रखी गई है। मास तो इनका कांस्टेंट है, ओके, प्रेशर भी इन्होंने कांस्टेंट रखा है, टेम्परेचर भी इन्होंने कांस्टेंट रखा है। तो इनका क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना काफी आसान होता है एवोगैड्रोस लॉ का। एवोगैड्रोस लॉ का क्वेश्चन में एक चीज और आपको देखने को मिल सकता है, नंबर ऑफ मोल का वर्ड वहां पर यूज होता है, ज्यादातर होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा होगा ही होगा, बट ज्यादातर होता है। तो यहाँ से आप समझ जाओगे, अगर ऐसा लॉ आपको दिख रहा है प्रेशर टेम्परेचर मास तीनों ही कांस्टेंट, तीन आदमी, तो वो एवोगैड्रोस लॉ में हम जाएंगे। उसमें आपको सिंपल बोला जाएगा ये नंबर ऑफ मोल्स था इनिशियली, वॉल्यूम ऐसे बढ़ा तो नंबर ऑफ मोल्स हमारा कितना हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनका भी रिलेशन बनता है V1 by N1 इज इक्वल टू V2 by N2। क्लियर है, यहाँ पे वही केस होगा, इनिशियल दोनों केसेस देंगे, फाइनल में एक दिया जाएगा, चौथा फाइंड आउट करना होगा आपको, बस एकदम सिंपल सा बात है। तो इतना तक आपको समझ में आया, जितने भी बिहेवियर ऑफ गैसेस जो भी चैप्टर उसमें से इतने ही न्यूमेरिकल्स बनते हैं, इससे बाहर कुछ बनता ही नहीं है, ठीक है। होप सो सारी बातें क्लियर हो रही होंगी आपको। देन PV इज इक्वल टू NRT। अब ये एक ऐसा बंदा है जहां पर हमें कांस्टेंट देखने को शायद नहीं मिलेगा, ओके। अगर हम क्वेश्चन में जाएंगे और कुछ भी कांस्टेंट हमें नहीं दिखाई दे रहा है, देन इंडिकेशन जाता है कि ये जो क्वेश्चन है ये हमारा रियल गैस इक्वेशन की तरफ ले जा रहा है। और क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स की बात होना जरूरी है। अगर हमारा क्वेश्चन रियल गैस इक्वेशन से पूछेगा तो वहां पर नंबर ऑफ मोल्स का बात होना जरूरी है, या तो नंबर ऑफ मोल्स का बात हो रहा होगा या फिर सिर्फ मास का बात हो रहा होगा, क्योंकि मास भी नहीं, वो मोलिकुलर मास की बात हो रही होगी वहां पे, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको नंबर ऑफ मोल्स या फिर मोलिक्यूलर मास का वहां पर हमारा बात हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास जो हमारा होता है बाई मोलिकुलर वेट, ऐसे ही निकालते हैं हम लोग, तो मास देगा या फिर मोलिकुलर वेट, कुछ एक चीज होगा, उसके अकॉर्डिंग पता चलता है कि ये क्वेश्चन हमारा रियल गैस इक्वेशन से रिलेट करता है। एंड देन उसमें एक और भी चीज हमें देखना है, वहां पे आर का वैल्यू भी आपको बता रखा होगा, क्वेश्चन में आर का वैल्यू बता रहा है, एक क्लियर इंडिकेशन है कि भाई यहाँ पे ही चला जाना है आपको। और इसमें क्या होगा, PVT, तीन आदमी बच गए, ठीक है। अब आर का वैल्यू अगर आपको दे रखा है तो ये एकदम 100% क्लियर इंडिकेशन है कि ये क्वेश्चन हमारा इससे ही सॉल्व होना है। देन यहाँ पे ना चार आदमी बचते हैं, PVNT। अब चार में वो तीन चीज का आपको वैल्यू देगा, चौथा पूछ सकता है, या फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट अगर उसको बनाना हुआ तो वो n को 2 हिस्सों में तोड़ेगा। n के पास क्या है, मोलिकुलर मास एंड गिवन मास दोनों होता है, तो वो पूछ लेगा, किसी का आपको मोलिकुलर वेट दे देगा, ओके। वो मान लो किसी को पकड़ लो क्लोरीन के बारे में, बोलेगा इनका मेरे पास, वो आप बोलेगा कि भैया इसका मोलिकुलर वेट इतना है, वो तो बता देगा। फिर वो प्रेशर बताएगा, उसको कुछ कंडीशन होगा, प्रेशर बताएगा, वॉल्यूम बताएगा, टेम्परेचर बताएगा, आर का वैल्यू वहां पे रहेगा। वैसे ही आपको याद होना चाहिए, बट सवाल में ऐसे रहता है। फिर वो आपसे पूछ लेगा, बताओ इस जो क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ, इस कंडीशन में क्लोरीन का मास कितना होगा, मतलब गिवन मास ही वो आपसे पूछ लेगा। तो उस केस में क्या करना होगा, आपको n को m/w में लिखना होगा, ठीक है। यहाँ से इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। और यकीन मानो सबसे इजी क्वेश्चन यही बनता है PV = NRT का, क्योंकि सारे वैल्यू सामने होते हैं, क्लियर समझ में आए तो यही अप्लाई होगा, देन हमारा निपट जाता है। आज की वीडियो में हम पूरा समझ रहे हैं इस चीज को, कहाँ से क्वेश्चन का बेसिस है। नेक्स्ट वीडियो कल भी एक मैं वीडियो लाने वाला हूँ इसी के ऊपर, और वो इन डिटेल में आपको ना पूरा न्यूमेरिकल में सॉल्व करके बताऊंगा। टोटल 15-20 न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं, उनको मैं हम हर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और आपका पूरा कंसेप्ट एकदम अच्छा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा न्यूमेरिकल्स पोर्शन में। आगे देखते हैं हम लोग, PV = KT। ओके, नीचे का पार्ट भी थोड़ा सा मिटाना है, आप यहाँ से थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। मैं इसको मिटाता हूँ, अभी मिटा दूं, लिख लिया आपने, चलिए बहुत अच्छी बात है।
आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। अभी देखो पीवी इज इक्वल टू केटी का जहां तक मामला है, ओके, तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि बॉयल्स और चार्ल्स लॉ दोनों ही होते हैं। तो अगर हम बॉयल्स और चार्ल्स दोनों को देखेंगे तो बॉयल्स लॉ में ये हमारा रिलेशन है एंड चार्ल्स लॉ में ये है। हम कांस्टेंट की तरफ जाते हैं तो इसमें मास कांस्टेंट एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसमें भी मास कांस्टेंट एंड प्रेशर कांस्टेंट है, बट दोनों में एक आदमी कॉमन है, वो है मास। तो मास दोनों में कॉमन है। अगर आपको सवाल ऐसा दिखा जहां पर सिर्फ मास को ही कांस्टेंट रखा गया है, सिर्फ मास कांस्टेंट रखा गया है एंड प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में बात हो रहा है, यानी कि आपको इनिशियल प्रेशर दिया गया, इनिशियल वॉल्यूम दिया गया, इनिशियल टेम्परेचर दिया गया और फाइनल में दोनों में कोई दो चीज दे दिया है, फाइनल में टेम्परेचर पूछ रहा है, तो वो इंडिकेशन है कि 100% कहां जाएगा, कंबाइंड फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, यानी पीवी इज इक्वल टू केटी वाला जो इक्वेशन हमारा बन रहा होता है। तो यहां से हमारा एक्सप्रेशन कैसा होता है, यहां से एक्सप्रेशन होता है ये वाला हमारा, यहां से हमारा ये एक्सप्रेशन आता है P1, सॉरी ये थोड़ा सा बोर्ड गंदा हो रहा है, छी, P1 V1 by T1 इज इक्वल टू P2 V2 by T2। तो इन सारे चीजों को हम लोग आराम से हैंडल करेंगे क्योंकि हमें सवाल में क्लियर इंडिकेशन होगा कि एट गिवन मास द वॉल्यूम ऑफ गैस इज इतना इनिशियली एंड प्रेशर इज इतना, केप्ट एट दैट टेम्परेचर ऐसे लिखा होगा, देन आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इतना, वॉल्यूम इंक्रीज इतना, देन फाइंड आउट द प्रेशर। तो पता तो चला हमको निकालना फाइनल प्रेशर है, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज जो मैंने बात किया उसको आपको थोड़ा सा काम करना होगा, अदरवाइज हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कुछ ट्रिक्स मैं आपको बता दूंगा जिससे आप थोड़ा सा, अगर आपका लैंग्वेज में प्रॉब्लम है तो भी आप उसको टैकल कर पाओगे। उसके लिए कल वाली वीडियो कल थोड़ा सा वेट कर लो, वो आएगा। बाकी कंसेप्ट ये पूरा हमें यहाँ समझ लेना है, ठीक है। इतना हो गया, क्लियर है, और कुछ है नहीं इसमें। चलिए हटाते हैं इसको, नीचे वाले पार्ट को। दिन मैंने आपको बताया थर्ड चैप्टर के बारे में। थर्ड चैप्टर में एक ही चीज आप याद रखो, वो याद रखो आप अपना कि वेट या फिर मास दोनों आपके लिए सेम है फिलहाल क्लास 10 तक, ओके। वेट ऑफ रिएक्टेंट, जितना भी रिएक्टेंट हम ले रहे हैं उतना ही प्रोडक्ट हमें मिलेगा। वेट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ प्रोडक्ट, ओके, वेट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। और वेट की हम बात करें, यानी कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मोलिक्यूलर वेट के बारे में। कौन सा वेट यहाँ पर आ रहा है, मोलिक्यूलर वेट, क्योंकि हम तो मोलिक्यूल्स का ही रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा मोलिक्यूलर वेट के बारे में चर्चा हो रखा है, मोलिक्यूलर वेट। इससे जैसे सपोज मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, आपको क्लियर समझ में आएगा। हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन हमने लिया 2 ग्राम एंड देन ऑक्सीजन हमने लिया यहाँ पे 16 ग्राम, इसको मिला करके हम बना रहे हैं वाटर। तो हमारा वाटर बना यानी कि H2O बनेगा लास्ट में, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस करने के लिए 2 हम लोग दे देते हैं। तो हमने देखो इनिशियली हमने कितना ले लिया, 2 ग्राम हमने हाइड्रोजन लिया, 16 ग्राम हमने ऑक्सीजन लिया, तो फाइनली ये बंदा भी हमारा 18 ग्राम बन रहा होगा, ठीक है। ऐसे ये हमने समझ लिया। अब क्वेश्चन में आपको देगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स ये लोग आपस में रिएक्ट करके ये चीज बना रहे हैं, तो इनिशियली आपको कुछ बता देगा कि कैल्शियम कार्बोनेट इतना है, हाइड्रोजन क्लोराइड इतना है, और हमारा बाद में कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा ये आपको पता करना होगा। तो सिंपल हम क्या करेंगे, हमारे पास सिंपल हमें पता है कि जितना यहाँ बन रहा है उतना वहां बनने वाला है। हम यहाँ से हमको पता है, हमको मिल गया, यहाँ पे हम टोटल ऐड करेंगे जितना ही मोलिकुलर वेट होगा, जैसे हमने यहाँ किया 2 + 16, उस वाले का हम मान लेंगे x, जिसका हमें फाइंड आउट करना है, प्लस में कुछ और दिया रहेगा उसका, अगर मान लो गिवन है 16, तो ये एक हमारे पास सिंपल इक्वेशन फॉर्म होगा चैप्टर नंबर 3 में जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं इसमें। देन हम यहाँ से x फाइंड आउट कर देंगे, सिंपल हो गया, ठीक है, ओके। तो उम्मीद है ये बहुत ही सिंपल चीज था जो आपको समझ में आ गया होगा। अब चैप्टर 3 का एक और चीज है जो बच्चों को काफी दिक्कत देती है, और वो है हमारा यूनिटरी मेथड वाला, वो भी एक बार डिस्कस करते हैं। मैं फिलहाल ऊपर का मिटाता हूँ, होप सो आपने इनको तो उतार लिया होगा अभी तक, ठीक है। चलिए, नहीं भी उतारा थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड करके आप पीछे जा सकते हैं उतारने के लिए, आपके पास ये फैसिलिटी है, हमने दे रखी है आपको पर्सनली, हमने कहीं मना थोड़ी किया वीडियो रिवाइंड करने से, ओके। चलिए, अब देखो वहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो मोल्स के ऊपर बेसिस होते हैं या फिर वेट वाले होते हैं या वॉल्यूम वाले होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मैं इस पर भी डिटेल यहाँ पे चर्चा करूंगा, वीडियो काफी लंबा होगा। मैंने ऑलरेडी केमिकल कैलकुलेशन लास्ट ईयर पढ़ा रखा था, उसमें आपको डिटेल मैंने कंसेप्ट पूरा समझा रखा है कि कितने तरीके की इसमें वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे रहा हूँ, टोटल 2 वीडियोज है, ठीक है। एक वीडियो में मैंने आपको कंसेप्ट समझा रखा है, जो एक वीडियो आपको मिलेगा उसमें आपको टोटल कंसेप्ट मिलेगा उसके बारे में, और सेकंड वीडियो में उसी से रिलेटेड आपको सारा का सारा न्यूमेरिकल मिलना है। तो आप पहला वीडियो वॉच कीजिए, देन कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कीजिए, देन आप सेकंड वीडियो जाइए, वहां पे न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप ये दोनों वीडियो देख करके जो चीज आपको बताया जाए उसको अच्छे से कर लेते हो, तो मेरा 100% गारंटी है कि एग्जाम में आप इसका एक भी सवाल नहीं छोड़ के आओगे, ठीक है। दोनों वीडियो देखने में टाइम कितना लगेगा सर? टाइम लगेगा आपको मैक्सिमम 1 आवर, क्योंकि पहली वीडियो 20 मिनट तक है आसपास, सेकंड वीडियो 30 मिनट प्लस है, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर रखी है।
तो एटलीस्ट आप पहला वाला देख लो, कंसेप्ट आपका बन जाएगा। न्यूमेरिकल आप अगर मेरे वीडियो से नहीं भी सॉल्व करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुद से भी आप सॉल्व कर पाओगे, बट ये वीडियो देखना आपके लिए मस्ट होगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा हूँ, आप जाकर के उसको वॉच कर लीजिए इस वीडियो को देखने के बाद। ओके, चलिए, तो यहाँ तक हमने चैप्टर 3 तक कहानी पूरी कर ली। अब आते हैं हम 4 और 5 के बारे में। ओके, चलिए ठीक है। तो 4 और 5 के बारे में हम अगर बात करेंगे, चैप्टर नंबर आगे देखो, एटॉमिक न्यूक्लियस में तो कोई न्यूमेरिकल होता नहीं, थर्मल फेनोमेना में भी नहीं है। एबीएटी टेस्ट पेपर में मैंने देखा कि थर्मल फेनोमेना से जो लीनियर एक्सपेंशन है, कोएफिशिएंट एक्सपेंशन होता है हमारा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, बट यकीन मानो वो आपके सिलेबस में नहीं है, बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आएंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देख लो, किसी साल भी पूछे नहीं गए क्योंकि वो सिलेबस में है नहीं। मैं पहले ही बता रखा हूँ एक चीज कि कुछ स्कूल्स होते हैं ऐसे जो अपने स्कूल का स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए सेंटअप्स यानी कि प्री बोर्ड में कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, बस अपने स्कूल का मेंटेन रखने के लिए कि हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। और वही स्कूल के कुछ क्वेश्चन एबीटी में आ जाते हैं, जिससे स्टूडेंट्स थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि सर ये क्या है, हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है। तो आपको पढ़ना भी नहीं है वो चीज, ओके, इग्नोर मारो उसको एकदम 100%। ये हमारे पास 2 चैप्टर बचते हैं सिर्फ, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी, देन हमारे पास आता है लाइट चैप्टर। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो मेन फोकस हमारा होता है, अब देखो यहाँ पर बहुत सिंपल चीजें मैं आपको बताता हूँ। एक Q इक्वल टू एनी, आप याद कर लो इस फॉर्मूला को, ठीक है। कूलम्स लॉ के ऊपर आपसे पूछा नहीं जाता है, वो पूछेगा भी नहीं, वहाँ थोड़ा बहुत लेंदी हो जाता है अगर वो पूछ ले तो, बट वो भी इक्वेशन आप याद रखो, फोर्स इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर जो होता है, के हमारा कांस्टेंट है। बहुत से बुक्स में बीटा दिया रहता है कांस्टेंट, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर आपके जगह पे अगर आपने बीटा कभी सुन रखा है तो दोनों का मतलब सेम ही निकलता है, ठीक है। इस पर रेयर चांसेस है कि आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, मैंने भी देखा नहीं है पूरे एबीटी में भी, सिलेबस में भी इंक्लूड नहीं है, तो आना एकदम नहीं चाहिए उसको। Q is equal to any, then V is equal to directly proportional to I, जो हमारा ओम्स लॉ है, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ से ही तो फिर हमारा R वाला कंसेप्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ से चीजें आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे हम कहानी आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ से मेन जो न्यूमेरिकल पोर्शन है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, वो हमारा पावर वाला है। पावर में पता है वर्क डन इन यूनिट टाइम, ठीक है। अब यहाँ से बहुत तरीके का शकल बनाए गए हैं पावर के बारे में, जो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। मैंने आप ऑलरेडी नोट्स भी आपको दिया है, मैं आपको यहाँ पे शेयर कर दूंगा इंस्टाग्राम पर, अब उसको जाके देखिए, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म्स है, उसको हम समझाने की भी कोशिश करेंगे इंस्टाग्राम के ऊपर। यहाँ पर थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो वो आप फॉर्म समझ लेना, वो एक बार आप समझ गए तो आपके लिए वो पावर वाला क्वेश्चन बनाना काफी आसान होगा। मैंने आपको बताया ना, एक चीज होता है फॉर्मूला बेसिस, तो ये तो हमारा फॉर्मूला है, ये एक डिफिनेशन बना सिंपल, ये फॉर्मूला बस आपको मालूम होना चाहिए फॉर्मूला क्या है। देन क्वेश्चन पढ़ के आप समझ जाओगे भाई 2 चीज दी है, तीसरा में फाइंड आउट करना है, ये फॉर्मूला ही वहां पर यूज होगा, बस यही आपको समझना है। ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से हमारा कहानी हो जाएगा खत्म। रेजिस्टेंस वाला भी वही मामला है, R इज इक्वल टू जो रो L बाई ए है, ये भी हमारा वही मामला होता है। इसे हमें सिंपल क्या होता है, इसमें थोड़ा सा सवाल टफ करने के लिए क्या क्या आया था, वो बोलेंगे कि इनिशियल लेंथ हमारे पास ना 20 सेंटीमीटर थी, हमने क्या किया उसको लेंथ, हाँ एक कंडक्टर था उसका लेंथ 20 सेंटीमीटर था, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ना 10 स्क्वायर सेंटीमीटर था। हमने क्या किया, लेंथ बढ़ा करके हमने लेंथ को हमने बढ़ाया, हमने खींच करके ये कर दिया, ओके हाँ ठीक है, हम बोल देते हैं लेंथ बढ़ा करके हमने 30 सेंटीमीटर कर दिया। अब लेंथ अगर बढ़ाते हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है, मान लो कम होकर के वो हो गया हमारे पास 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। बोलेंगे इनिशियल जो रेजिस्टेंस था ना वो क्या था हमारा, इनिशियल रेजिस्टेंस हमारे पास 2 ओम है, तो फाइनल रेजिस्टेंस कितना होगा R2, वो आपसे पूछेगा। ये हमारा सिंपल, वो थोड़ा भुकाने के लिए क्वेश्चन देता है, जिसमें रो का कोई रोल होता नहीं, वो निकल लेते हैं, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर सॉल्व करा रखे हैं, मैं उसका भी लिंक आपको दूंगा, आप जाकर के सॉल्व कर लीजिए उसको। अदरवाइज मैं कल की वीडियो में 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा इसमें से, जो आपका आराम से निपट जाएगा, ठीक है। फिलहाल मैं भी कंसेप्ट आपको सारे इसके बारे में बता रहा हूँ। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, क्वेश्चन के जो शकल्स है। यहाँ से आपको बस इतना ही फोकस डालना है इस चीज के ऊपर, पावर के ऊपर, इस चीज के ऊपर, यहाँ से ही क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। और वो काफी रेयर केस है कि सीरीज कॉम्बिनेशन एंड जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है वहां से क्वेश्चन आए, बहुत ही रेयर केसेस है, और अगले साल के लिए बहुत रेयर है वहां से क्वेश्चन आना, ठीक है। सो फिलहाल मैं इसको मिटाता हूँ, छोटा सा चीज सिर्फ लाइट चैप्टर का बच्चा वो डिस्कस करेंगे, देन हम लोग वीडियो को एंड करेंगे यहाँ पर। आइए, तो लाइट चैप्टर के बारे में मैंने आपको बताया कि वहां पे क्या हमारे पास एक ही बेसिक से जो मैं देख रहा हूँ कि वहां से न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं, हालांकि नहीं पूछना चाहिए न्यूमेरिकल वहां से भी, क्योंकि सिलेबस में उसको इंक्लूड नहीं किया गया है काफी अच्छे तरीके से। इसका नाम है मिरर फॉर्मूला, ओके। ये है हमारा मिरर फॉर्मूला, मैं सारे फॉर्मूलेस की लिस्ट डाल दूंगा इंस्टाग्राम पे, आप चेक कर लेना, आज रात 10 बजे ही वो अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है। सो मिरर फॉर्मूला हमारे पास यही है कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। यहाँ पर v हमारा क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, यानी कि इमेज हमने कितनी दूरी पे रखा हुआ है, ओके। सो ये इमेज डिस्टेंस हो गया। देन u हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है,
और एफ हमारे पास क्या है, फोकल लेंथ है। चलिए ये हो गया हमारे पास फोकल लेंथ। ये चीजें आती कहाँ से सर, बड़ा सुन के अजूबा चीज लग रहा है। तो हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कॉनकेव मिरर के बारे में ही। थोड़ा सा ड्राइंग खराब है, इग्नोर करना, ऐसा नहीं कमेंट में आके भरने लगो सर कितना गंदा ड्राइंग बनाते हैं आप। तो ये हमारे पास पोल है, यहाँ मान लेते हैं ये फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब हम मान लेते हैं हमारा मन किया हमने ऑब्जेक्ट को रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखते हैं तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है, इमेज कहाँ बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो पता होगा फंडामेंटल लाइट चैप्टर में हमारे पास। तो हमसे क्या बोलेगा, सवाल में बोलता है कि हमने जो इमेज है ना वो इतना डिटेल नहीं बताएगा कि आपको इमेज उसने कहाँ रखा है। बता दिया तो अच्छी बात, ऐसे बताता नहीं। वो बोलेगा इमेज है, इमेज का हमारा जो इमेज का जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर, यानी कि वो आपको देगा क्या, वी। वो इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट कहाँ से करता है, वो करता है पोल से। वो पोल से लेके यहाँ तक आपको बोला भाई 5 सेंटीमीटर दूर हमने रखा हुआ है, ठीक है। वो आपको फोकल लेंथ बता देगा, बोलेगा फोकल लेंथ है, अब कितना मान सकते हैं, मान लो 2.5 सेंटीमीटर के आसपास, या फिर छोड़ो 10 सेंटीमीटर हमारे पास फोकल लेंथ है। 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, ये 5 सेंटीमीटर फिर कैसे होगा, अगर यहाँ से यहाँ तक फोकल लेंथ 10 है तो इसको तो हमें एटलीस्ट 40 सेंटीमीटर करना होगा तभी कुछ बात बनेगा, ठीक है। अब वो पूछेगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, तो इतना हमें पता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं नीचे बनेगा, यही डिस्टेंस हमें, ये जो डिस्टेंस है यू हमें ये फाइंड आउट करना होगा। ये वी हमने उसने हमको दे रखा है, ये भी एफ उसने हमको दे रखा है। बस ये सिंपल, आपको जो वैल्यू दिया जा रहा है यहाँ पे आप पुट कीजिए एंड देन उसको आप इजिली वे में सॉल्व कर दीजिए, बहुत आसानी से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और एक मैं आपको बोलूंगा ध्यान में रखने के लिए, वो प्रिज्म का, ठीक है। प्रिज्म में जो डेविएशन हमने कैलकुलेट कर रखा है, जो एंगल ऑफ डेविएशन हम यहाँ से निकालते हैं, वो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, क्योंकि वहां से मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे एमसीक्यूज होते हैं, मैंने ऐसे लास्ट डे सॉल्व भी कराया था उसके रिगार्डिंग, जितना सॉल्व कराया उतना कर लो, वहां से ही आ जाएगा वो क्वेश्चन अगर आना होगा तो। बाकी वो फॉर्मूला भी याद रखना, क्योंकि प्रिज्म का अगर आप डेरिवेशन आपने याद कर रखा है तो काफी अच्छी बात है, नहीं है एटलीस्ट जो डेरिवेशन का जो रिजल्ट आ रहा है वो आप याद रखो, क्योंकि वो एमसीक्यू में पूछ लिया जा रहा है कि भैया प्रिज्म निकालने का फॉर्मूला क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, ये आपसे पूछ लिया जा रहा है, ठीक है। सो बस इतना ही है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, और कुछ है नहीं। सो उम्मीद करता हूँ आपको सारी जो कंसेप्ट वो आपको समझ में आ गया होगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से रिगार्डिंग, और आपका प्रॉब्लम जहां पर भी होगा वो प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुका होगा, आप इस पर काम करोगे तो आपको चीजें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। अब बात रहेगी कि सर आप सॉल्व करा दीजिए, तो मैं बिल्कुल सॉल्व कराऊंगा। नेक्स्ट डे हमारे पास टोटल 15 से 20 न्यूमेरिकल हमने निकाले हैं, जो कि PYQs भी उसमें एडेड है, देन कुछ सजेस्टिव टाइप क्वेश्चन है जो कि टेस्ट पेपर वगैरह हमने ढूंढ के निकाल रखा है यहाँ पर, तो वो आपको सॉल्व कराएंगे। चांसेस है कि वहां से बोर्ड में भी क्वेश्चन आ जाए। अब बाकी वो आपका कंसेप्ट ऐसा बना देंगे कि आप अगर कोई नया क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आता है तो उसको आप 100% सॉल्व कर पाओगे, इतना तक आपका कॉन्फिडेंट हम यहाँ पर बूस्ट कर देंगे। न्यूमेरिकल के मामले में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे कुछ आपको स्क्रीनशॉट लेना उतारना आप उतार लीजिए। बाकी यहाँ पर मैं लेता हूँ आपसे फिलहाल के लिए अलविदा। यहाँ तक बस इतनी ही थी हमारी मुलाकात इस वीडियो में, यहीं तक। बहुत जल्द अब नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेंगे, जहां पर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का एक्चुअल में सॉल्व कर रहे होंगे। अगर इस वीडियो से आपको जरा सा भी फायदा पहुंचा है, आपको एग्जैक्ट जो प्रॉब्लम था वो आप मैं सॉल्व कर पाया हूँ, नीचे कमेंट करके जरूर बता देना कि हाँ भैया आपके वीडियो से फायदा तो हुआ है, आपने जो बताया हमें वो एक्चुअल में प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो रही है, ताकि हमें पता चले कि हम जो चीज आपको दे रहे हैं वो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर नहीं है देन हम इस चीज को और बेहतर करेंगे ताकि हम आपको एग्जैक्ट चीज दे पाए, ठीक है। सो फिलहाल अभी मैं लेता हूँ यहाँ से अलविदा। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें, ठंड से बच के रहें, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।